आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पाजेब कहानी भाग प्रथम पढ़ा था। आज हम पाजेब कहानी का भाग द्वितीय पढ़ते हैं। कल हमने वहाँ छोड़ा था कि चुन्नू के जो है आशुतोष के जो पिताजी हैं वो आशुतोष को कहते हैं कि तुम चुन्नू के पास जाकर पाजेब लाओ, और आशुतोष कहता है कि उसके पास नहीं होगी तो वह कहाँ से देगा। आज हम शुरुआत करते हैं। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है, क्या किया है, बोलते क्यों नहीं। वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। यानी आशुतोष जो है वो अपने पिताजी की तरफ देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं। वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपटकर कहा कि जाओ, जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब अपनी जगह ने नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया, कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे के बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। क्षोभ कहते हैं दुख को। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर चुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। यानी पहले भी यही बात कह रहा था और अभी भी यही कह रहा है। फिर उसके पिताजी ने कहा कि मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वे दाम दे देंगे, समझे न, जाओ तुम कहो तो। चुन्नू की माँ ने कहा कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी न। आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ दी थी। दूसरी ओर चुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी। आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, यह कुलच्छिनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात भला कभी सुलझती है। बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकल कर लाते क्यों नहीं। तब जानू अब पाजेब निकलवा दो। यानी जो आशुतोष की माँ है वो आशुतोष के पिता को कहती है कि ऐसे काम नहीं चलता, तो आप जाइए और पाजेब निकलवा कर ले आइए। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर के बाद चुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा यह आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं। आपने चुन्नू से सहूलियत से पूछा भी। उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी हो। चुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है। हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। चुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर कहा कि देखिए, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया।
कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ने उधेड़ी तो मैं नहीं। यानी उसकी माँ को अत्यधिक क्रोध आया। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं था और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी, कहा कि जाओ बेटा छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो जो मैंने उन्हें दिलासा दी, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छने, आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। यानी छुन्नू की माँ ने छुन्नू को इस बात का पता चलने पर अत्यधिक पीटा। खैर, जिस भांति बखेड़ा टाला, मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह दिया कि देखा, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ने। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वे छुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट में से निकाला है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। यानी मैंने बड़ी मुश्किल से जो सच बात थी वो आशुतोष से उगलवाई है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी, जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया। तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया, मतलब उसको सहलाया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था और गोद में लेने पर वह विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी बता दी है। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ, यानी कोई प्रसन्नता उसके मुख पर दिखाई नहीं दी। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है। क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं न, हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते। सुना, अब से ऐसा मत करना बेटे। फिर कमरे में ले जाकर मैंने फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए थे न? तो उसने कहा हाँ। और वे छुन्नू के पास हैं? फिर उसने कहा हाँ। अभी तो उसके पास होंगे न? तो उसने कहा नहीं। खर्च कर दिए? नहीं खर्च किए। हाँ, खर्च किए कि नहीं किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी है? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं मालूम होता है, ऐसा बोला। मैंने कहा कि यह तो क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है। हाँ बेटा, मालूम है न? हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए हैं न? फिर उसने कहा हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? तो वह बिल्कुल चुप था। 5 इकन्नी थी या दुअन्नी और पैसे भी थे? वह फिर चुप था। बतलाते क्यों नहीं हो? फिर चुप था। इकन्नियाँ कितनी थी? बोलो 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी नहीं थी? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ।
मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी, सच बताओ कितनी कन्या थी और कितना क्या था। वह गुमसुम खड़ा रहा किंतु नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? फिर भी वह नहीं बोला। सुनते हो, बोलो नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लिए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे अपने पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अक्ल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ का, वह चौराहे वाला। उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ न समझ सका। यानी उसके पिताजी हर संभव प्रयास कर रहे हैं उससे बात को उगलवाने का, लेकिन उस बच्चे की जो बात है उससे पता नहीं लग रहा कि वह सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, डर के मारे बोल रहा है, क्या हो रहा है। उसके पिताजी को कुछ समझ नहीं आया। वह चौराहे वाला, बोलो। फिर उसने कहा, हाँ देखो, अपने चाचा के साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो न। यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। यह बात समझाकर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे दे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे, नरमी की ज़रूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। मतलब जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा, हिला नहीं वहाँ से। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊँगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया घर की चीज़ है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे सरोकार नहीं, यानी तुम्हें इससे मतलब नहीं है। सच है न बेटे, अब जाओ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोलो, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कह रहे सो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया, यानी मेरे छोटे भाई का नाम क्या था? प्रकाश। मैंने उसको बुलाया, प्रकाश इसे पकड़कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा, मतलब उसको मना करने लगा कि मुझे मत ले जाओ। वह साथ जाना नहीं चाहता था। फिर आगे देखो, मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज़ मांगे इसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भैया आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो, यानी वह जाना नहीं चाहता था, बड़ी मुश्किल से जाने को तैयार हुआ। 8 बरस का लड़के होने आया, फिर भी देखो न, किसी की बात नहीं समझता, ये कुछ समझ नहीं है इसको। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता क्या हूँ कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता, जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं?
वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे जमा दिए। यानी फिर पिताजी को गुस्सा आ गया। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह आध 1 घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता नहीं दिखता था, मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ, मालूम करना कि पाजेब किसने ली है। होशियारी से मालूम करना और मालूम होने पर सख्ती करना। मुरब्बत की ज़रूरत नहीं है, समझे? यानी पता लगते ही शक्ति के साथ पेश आना, दया खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रकाश गया पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई तुमसे, क्या उम्मीद रखी जाए। वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोते पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। फिर देखिए, मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा कहो क्या हालत है। थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं मालूम हुआ। खैर, उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा, इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम तो समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। इसका क्या मतलब है? तुमने कहा न कि 5 आने में पाजेब दी है, न हो छुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। प्रकाश कौन था? उसका चाचा था, उसके पिता का छोटा भाई। उसका मुँह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में उसकी बुआ दिखाई दी। यानी जो बुआ इतवार को आई थी वो गई, वहाँ अब दोबारा आई। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था, मतलब तैयार था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आया था। मैंने डांट कर कहा प्रकाश, इसे ले क्यों नहीं जाते? बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा बंशी, तू भी साथ जा, बीच से लौटने न पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, जरा सा यूं ही। फिर मैं इसके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह बार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली, इसमें वे कागज़ हैं जो तुमने मांगे थे और यहाँ। यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब से हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या है? इतने में वह बोली कि उस रोज़ भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी।
यानी जिस पाजेब की पूरी कहानी चल रही थी वह पाजेब जो है वो बुआ ही अपने साथ ले गई थी। और बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी बच्चों की जो मानसिकता है उसको स्पष्ट करती है कि बड़े उनसे जो बात उगलवाना चाहते हैं तो बिना वे कोई गलती किए ही बच्चे हामी भर देते हैं और उस भाव को बड़े जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो जैनेंद्र जी ने बड़े ही रोचक ढंग से अपने भावों को स्पष्ट किया है। बड़ी ही मार्मिक कहानी है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।